मेरा एक इकलौता बेटा था जिसकी उम्र 18 साल थी। हमारे परिवार में जितने भी बच्चे थे उनमें सागर सबसे छोटा था। परिवार के सभी बड़े बच्चों की शादी हो चुकी थी। एक दिन हम एक शादी से लौट रहे थे। तभी अचानक सागर ने मुझसे कहा, माँ मेरी शादी करवा दो। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई। मैंने उसे समझाया कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की है, पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर हम अच्छे से सोचेंगे। लेकिन वो जिद करने लगा और बोला, माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, आगे चलकर मुझे पापा का कारोबार संभालना है, पढ़ाई करके भी तो वही करना है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो बार बार शादी की बात करता रहा। आखिर मैंने उसे शांत करने के लिए कह दिया कि इस बारे में बाद में विचार करेंगे। परिवार में इतने भाई बहन थे, पर सागर की किसी से ज्यादा नहीं बनती थी। उसका बस एक ही खास दोस्त था, जो हमारे ही मोहल्ले में रहता था। उसका नाम आनंद था। उसका परिवार शहर के अमीर लोगों में गिना जाता था। एक दिन मुझे लगा कि शायद आनंद को कुछ पता हो, इसलिए मैं उसके घर चली गई। मैंने उससे कहा, बेटा तुम सागर के सबसे अच्छे दोस्त हो और उससे उम्र में भी 3 साल बड़े हो, इसलिए उसका ध्यान रखा करो। तब उसने बताया कि आजकल सागर हर समय शादी की बातें करता है और कहता है कि वह किसी भी तरह अपने मांबा को मना लेगा। अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो बहुत बड़ा गलत कदम उठा सकता है। ये सुनकर मैं घबरा गई। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरा बेटा किसी गलत सोच में ना फंस जाए। बहुत सोचने के बाद मैंने अपने पति से बात की और कहा कि सागर की जिद मुझे डरा रही है। मेरे पति ने कहा, इस उम्र में शादी कैसे हो सकती है, लोग क्या कहेंगे? पर मैं माँ थी, डर के कारण कमजोर पड़ गई। मैंने अपनी सहेली से कहा कि मुझे एक समझदार और पढ़ने लिखने वाली लड़की चाहिए, जो हमारे बेटे को सही दिशा दे सके। उसने मुझे समझाया कि कम उम्र में शादी करना जल्दबाजी होगी, पर मेरी चिंता के आगे वह भी मान गई। कुछ समय बाद उसने गंगा नाम की एक सरल और समझदार लड़की के बारे में बताया। मैंने परिवार की सहमति से सादा तरीके से दोनों का विवाह करा दिया। विवाह के अगले दिन सुबह सागर घबराया हुआ मेरे पास आया और बोला, माँ गंगा की तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने उसे कहा, नई जगह है, थकान होगी, आराम कर लेगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन सागर बोला, माँ हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं तुरंत गंगा के कमरे में गई। वो बहुत कमजोर हो और चुपचाप लेटी हुई थी। मैंने अपने पति से कहा कि हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हमें उसे मेरी एक जान पहचान वाले डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच करके कहा कि ज्यादा चिंता की बात नहीं है, बस कमजोर और मानसिक तनाव है, आराम और सही देखभाल से सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने ये भी कहा कि दोनों की उम्र अभी कम है, इन्हें समझ और समय की जरूरत है। ये सुनकर मुझे अपनी जल्दबाजी का एहसास होने लगा। मैं गंगा को घर ले आई और उसका ध्यान रखने लगे। अगले दिन भी वो शांत रही। मुझे लगा नया घर है इसलिए संकोच कर रही है। मैंने सोचा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल सामान्य दिखने लगा, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर बेचैनी रहती थी। गंगा बहुत शांत रहती थी। वो घर का काम भी धीरे धीरे सीख रही थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट दिखाई देती थी। मैं उससे बार बार पूछती, बेटा अगर कोई परेशानी है तो मुझे जरूर बताना, पर वो हर बार मुस्कुराकर कह देती कि सब ठीक है। एक दिन मैंने देखा कि सागर भी पहले जैसे ही खुश नहीं रहा। वह ज्यादातर अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहता था। मैंने सोचा, ना शायद नई जिम्मेदारी के कारण वह दबाव महसूस कर रहा है। तभी एक सुबह सागर और गंगा जल्दी तैयार होकर बाहर जाने लगे। मैंने पूछा, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? तो सागर ने कहा, माँ हम पार्क तक टहलने जा रहे हैं। मैंने उन्हें जाने दिया, पर जब वो दोपहर में लौटे तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने पूछा, इतना समय कैसे लग गया? तो सागर बोला, माँ रास्ते में एक जान पहचान वाले मिल गए थे, इसलिए देर हो गई। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन मन में शंका जरूर हुई। उसी समय मैंने आनंद को रास्ते में देखा तो उसे घर बुला लिया।
मैंने उससे पूछा कि शादी के बाद से तुम सागर से मिले क्यों नहीं? उसने नजरें चुराते हुए कहा, आंटी, वो खुद ही व्यस्त रहता है। मैंने उसकी बातों में झिझक महसूस की, पर मैं चुप रही। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। एक दिन मेरी तबीयत थोड़ी खराब हुई तो मैं अपने डॉक्टर सहेली के पास गई। उन्होंने सामान्य जांच की और कहा कि कमजोरी है, आराम करो। फिर उन्होंने गंगा के बारे में पूछा। मैंने कहा अब ठीक है, दोनों सुबह टहलने भी जाते हैं। ये सुनकर डॉक्टर ने मुझे ध्यान से देखा और कहा उसकी सेहत का खास ख्याल रखना। वो अभी भावनात्मक रूप से भी कमजोर है। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? उन्होंने कहा वह कुछ दिन पहले अकेले मेरे पास आई थी और बहुत परेशान थी। पर उसने मुझसे कहा कि घर पर किसी को कुछ ना बताऊं। मैं सुनकर घबरा गई। मैंने डॉक्टर से कहा, आप साफ साफ बताइए बात क्या है? डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत। बस इतना समझो कि उसे सारे और विश्वास की जरूरत है। उस पर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। मैं बाहरी मन से घर लौटी। उस समय गंगा आंगन में चुपचाप बैठी थी। मैंने उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, बैठा, इस घर में तुम अकेली नहीं हो। अगर दिल में कोई डर या उलझन है तो मुझे बताओ। पर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह कुछ बोले बिना अंदर चली गई। अब मेरी चिंता और बढ़ गई थी। उसी रात मैंने देखा कि सागर अपने कमरे में बेचैन होकर इधर-उधर टहल रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या बात है? तो वो अचानक मेरे गले लगकर रो पड़ा और बोला, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने घबराकर पूछा, कैसी गलती? तब उसने बताया कि वो शादी के लिए उतना उत्सुक नहीं था जितना दिखा रहा था। वह किसी के दबाव में था। ये सुनकर स्तब्ध रह गई। मैंने पूछा, किसका दबाव था? उसने धीमे स्वर में आनंद का नाम लिया। उसने बताया कि बचपन से आनंद उस पर हावी रहता था और उसे गलत सलाह देता था। सागर डर के कारण उसका विरोध नहीं कर पाता था। उसने कहा, माँ, मैं उससे दूर होना चाहता था, इसलिए जल्दबाजी में शादी के लिए जिद की ताकि अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकूं। पर मुझे अंदाजा नहीं था कि इससे गंगा भी परेशान हो जाएगी। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे एहसास हुआ कि हमने बिना पूरी सच्चाई जाने कितना बड़ा निर्णय ले लिया। अगले दिन मैंने अपने पति को सब कुछ बताया। वे भी ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अब हमें सच का सामना करना होगा और बच्चों का साथ देना होगा। हमने तय किया कि सबसे पहले सागर को आत्मविश्वास देना जरूरी है ताकि वह किसी के दबाव में ना आए, और गंगा को ये भरोसा दिलाना होगा कि इस घर में उसकी सुरक्षा और सम्मान सबसे पहले है। अब हमें ऐसा ही कदम उठाना था ताकि दोनों का भविष्य सुरक्षित रह सके। सागर की बात सुनने के बाद मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा इतने समय से अंदर ही अंदर डर और दबाव में जी रहा है। अगले दिन मैंने उसे शांत मन से अपने पास बैठाया और कहा, बेटा, अब सच्चाई से भागना नहीं है। जो भी हुआ है हमें मिलकर ठीक करना है। सागर ने बताया कि आनंद अक्सर उसे ये एहसास कराता था कि वह उसके बिना कुछ नहीं कर सकता और अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे बदनाम कर देगा। इसी डर से वह उसकी बातों में आ जाता था और शादी की जिद भी उसी दबाव का नतीजा थी। वह चाहता था कि जल्दी से अपनी अलग पहचान बना ले और आनंद से दूरी बना सके, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि गंगा पर इसका क्या असर होगा। ये सब सुनकर मुझे अपनी गलती का भी एहसास हुआ, क्योंकि हमने बेटे की जिद के पीछे छिपा डर समझने की कोशिश ही नहीं की। उसी शाम मैंने गंगा को अपने कमरे में बुलाया और प्यार से कहा, बेटा, अब हमें सच्चाई पता है। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे मन में कोई शिकायत या तकलीफ है तो खुलकर कहो। गंगा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में कहा कि वह इस रिश्ते को निभाना चाहती है, लेकिन उसे अचानक आई जिम्मेदारियां और माहौल से घबराहट हो रही है। उसे समय चाहिए, पढ़ाई जारी रखनी है और खुद को समझना है। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें पूरा समय मिलेगा और तुम्हारी पढ़ाई भी रुकेगी नहीं। उसी दिन पहली बार मुझे लगा
कि गंगा के मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ है। इसके बाद हमने परिवार में बैठकर फैसला किया कि दोनों को फिलहाल किसी भी तरह का दबाव नहीं दिया जाएगा। सागर अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाएगा और गंगा भी अपनी शिक्षा जारी रखेगी। मेरे पति ने सागर से साफ कहा कि सच्ची हिम्मत वही है जो सही के लिए खड़ी हो, ना कि डर के कारण गलत फैसले ले। सागर ने वादा किया कि वह अब किसी के दबाव में नहीं आएगा और जरूरत पड़ी तो कानूनी मदद भी लेगा। हमने एक सलाहकार से भी संपर्क किया ताकि दोनों को मानसिक रूप से सहारा मिल सके। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सागर अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार दिखने लगा और गंगा भी आत्मविश्वास के साथ घर में घुलने मिलने लगी। हालांकि राह आसान नहीं थी, क्योंकि समाज के सवाल और रिश्तेदारों की बातें अभी भी सुनाई देती थी। लेकिन हमने तय कर लिया कि अब बच्चों की भलाई सबसे पहले है। कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि आनंद फिर से सागर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। तब मेरे पति ने सख्त रुख अपनाया और उसे साफ संदेश भेजा कि वह हमारे परिवार से दूर रहे। जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कदम उठाने के बाद सागर के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई दिया। अब हमें बस एक ही लक्ष्य था कि गंगा और सागर को समय देकर उनका भरोसा वापस जलाया जाए और उन्हें अपने सपनों के लिए आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। धीरे धीरे दोनों ने अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू किया और घर में फिर से उम्मीद की किरण दिखने लगी। मुझे एहसास हुआ कि असली जिम्मेदारी बच्चों की शादी करा देने में नहीं, बल्कि उन्हें सही मार्गदर्शन देने में है। अब हमने ठान लिया था कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला समझदारी से सुधारा जाएगा और दोनों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य दिया जाएगा। समय के साथ घर का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। सागर ने पूरी लगन के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया और गंगा ने भी कॉलेज में दोबारा दाखिला लेकर अपनी शिक्षा जारी रखी। और मैंने खुद यह जिम्मेदारी ली कि गंगा को किसी तरह की कमी महसूस न हो, उसे हर वो सहारा मिले जिससे उसका आत्मविश्वास लौट सके। सागर भी अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुका था। वह हर फैसले में जल्दबाजी करने के बजाय सोच समझकर कदम उठाने लगा। मेरे पति ने भी उसे कारोबार से दूर रखकर पहले पढ़ाई पूरी करने की सलाह दी, ताकि वह अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो सके। कुछ महीनों बाद हमने कानूनी सलाह लेकर आनंद के खिलाफ औपचारिक शिकायतें दर्ज कराई, क्योंकि उसका व्यवहार लगातार सागर पर मानसिक दबाव बनाने वाला था। जांच शुरू हुई तो कई बातें सामने आई, जिससे साबित हुआ कि सागर लंबे समय से उसके प्रभाव में था। कानून की प्रक्रिया आसान नहीं थी, पर हमने हिम्मत नहीं आ रही। आखिरकार प्रशासन ने उसे कड़ी चेतावनी दी और उसकी अनुचित हस्तक्षेप पर रोक लगाई। ये फैसला हमारे परिवार के लिए राहत लेकर आया। सबसे बड़ी राहत सागर के चेहरे पर दिखे, क्योंकि अब उसे किसी के डर में जीने की जरूरत नहीं थी। गंगा ने भी समय के साथ सागर को समझा और कहा कि गलतियां इंसान से ही होती है, पर जरूरी यह है कि उनसे सीख ली जाए। दोनों ने आपसी सम्मान और भरोसे के साथ अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का फैसला किया। हमने तय किया कि जब तक वे पूरी तरह आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से तैयार न हो, तब तक उन पर किसी तरह का पारिवारिक दबाव नहीं डाला जाएगा। साल बीतते गए। सागर ने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे चलकर कानून की पढ़ाई की, ताकि उसे ऐसे मामलों में दूसरों की मदद कर सके। गंगा ने भी अपनी शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और आत्मविश्वासी बनकर उभरी। आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि बच्चों की जीत के पीछे कभी कभी कोई गहरा डर या दबाव छिपा होता है, जिसे समझना माता-पिता की जिम्मेदारी है। हमने अपनी गलती स्वीकार की और उसे सुधारने की कोशिश की। यही हमारे परिवार की सबसे बड़ी जीत रही। अब हमारे घर में शांति और समझदारी का माहौल है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर माता-पिता अपने बच्चों से खुलकर बात करें, ताकि वह किसी भी तरह के गलत प्रभाव या मानसिक दबाव से असुरक्षित न रहें। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय ला सकता है, पर समझदारी और साहस से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।